आप सभी का अपना चैनल फ्री माइंड ट्यूटोरियल पर स्वागत करता हूं। मैं रविरंजन कुमार। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं प्रतियोगिता दर्पण मार्च माह के राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित जो भी समसामयिक की घटनाएं हैं उस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस की केमी जयंती 2022 में मनाई गई। क्या हम बात कर रहे हैं? 2022 में केमी जयंती मनाई गई। तो ये हमारा 125वीं जयंती थी। केमी थी 125वीं जयंती जो है हम इस बार मनाए हैं। आइए इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी हम लेते हैं। जैसे कि आपको बता दें सबसे पहले कि सुभाष चंद्र बोस को हम लोग नेताजी के नाम से भी जानते थे। सुभाष चंद्र बोस को किसके नाम से जानते थे? तो नेताजी के नाम से जानते थे। दूसरी बात है कि इनकी जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जो हुआ था वह हुआ था 23 जनवरी 1897 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कटक में हुआ था। कहाँ हुआ था? कटक में हुआ था। मृत्यु इनकी कब हुई थी? इनकी मृत्यु बताएं तो मृत्यु जो हुआ था 18 अगस्त 1945 को। 18 अगस्त 1945 को इनकी मृत्यु होती है। इनके बारे में आपको बताएं तो इनका जो एक प्रमुख नारा है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा इन्होंने दिया था। क्या दिया था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये इनका नारा था। और आपको बताएं इसमें कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कह के संबोधन नेताजी ने ही किया था। नेताजी मतलब सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? किसको? महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता क्या बोल रहे हैं? राष्ट्रपिता किसने बोला था? तो किसने बोला था? नेताजी ने बोला था। नेताजी मतलब सुभाष चंद्र बोस जी ने बोले थे। ठीक है। और आपको बताएं इसमें जो विशेष रूप से जो क्वेश्चन बढ़ रहे हैं कि 23 जनवरी पराक्रम दिवस के रूप में भारत सरकार मनाने का निर्णय लिया। हम लोग 23 जनवरी को क्या कर रहे हैं? पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाते हैं? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर मनाते हैं। किस दिन को मनाते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को? तो 23 जनवरी, क्योंकि 23 जनवरी को क्या है? इनकी जन्म तिथि है। और आगे बताएं आपको कि 1938 में, कब? 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष ये हुए थे। किसके हुए थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो हुए थे वो 1938 में हुए थे। ये कहाँ हुआ था? तो हरिपुरा में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष थे ये। और यह 52वां अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था? 52वां अधिवेशन था। और आपको हम बताएं इसी में तो 1939 में, किस में? ध्यान रखिएगा, यहाँ लिख दें 1939 में इन्होंने क्या किया था? तो 1939 में यह फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। किसका किए थे? तो फॉरवर्ड ब्लॉक। 1939 में किसका? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया। और बताएं आपको तो आज़ाद हिंद सरकार का गठन कब किया था? 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार, आज़ाद हिंद सरकार कब? 21 अक्टूबर 1943 को इन्होंने किया था। तो उम्मीद करते हैं कि, और ये आपको बता दें कि आज़ाद हिंद सरकार का गठन कहाँ किए थे? तो सिंगापुर में किए थे। 21 अक्टूबर 1943 को कहाँ किए थे? तो सिंगापुर में करते हैं। कहाँ? ये पूछता है कि किस जगह किए थे? तो सिंगापुर में किए थे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा फैक्ट समझ में आ गया होगा। एक बार रिव्यू ले लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस की केमी जयंती 2022 से मनाई गई। तो 125वीं जयंती हम मनाए। और बताएं आपको कि इनको नेताजी के नाम से जाना जाता था। और बताएं इसमें तो इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। मृत्यु इनके 18 अगस्त 1945 को हुआ था। कटक में इनका जन्म हुआ था। और इसी में चर्चा करें, इस आपको बता दें तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा इन्होंने दिया। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कह करके संबोधन इन्होंने किया था। पराक्रम दिवस भारत सरकार मनाने का घोषणा 23 जनवरी को किया है।
1938 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष हुए हरिपुरा अधिवेशन में, ये 52वां अधिवेशन था। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया इन्होंने। आज़ाद हिंद सरकार का गठन 21 अक्टूबर 1943 को करते हैं, सिंगापुर में करते हैं। और आपको बता दें कि 1939 में 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन का भी इन्होंने अध्यक्ष रहा था, लेकिन पटाभी सीतारामैया के अगेंस्ट में खड़ा, मतलब ये इनके अगेंस्ट में खड़ा थे और ये नेताजी जीते थे। लेकिन अपने जीतने के बाद स्वेच्छा से इन्होंने क्या किया था, तो त्याग पत्र दे दिया था। त्रिपुरी अधिवेशन जो कि हमारा कहाँ के माध्यम था, 53वां अधिवेशन था। त्रिपुरी के माध्यम अधिवेशन था, तो 53वां अधिवेशन था। त्रिपुरी कहाँ पड़ता है, तो जबलपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, जबलपुर में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था ये। उसमें इन्होंने क्या किया था, जीत हासिल की थी पटाभी सीतारामैया को हरा करके। महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि ये खड़ा हो, लेकिन ये जो है खड़ा हुए थे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन से बहुत सारी फैक्ट जानकारी मिल गई होगी, चाहे वो स्टैटिक्स जीके का हो, चाहे करंट से रिलेटेड हो। करंट में पराक्रम दिवस के रूप में हमने जान गए। अगला प्रश्न है हमारा, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान। भारत का स्थान केमा है, तो 46 रैंक है। भारत का केमा स्थान है, तो 46 रैंक है भारत का स्थान। इसमें आपको इसमें कुछ डिटेल्स बता दें तो ये 2021 का जो है हमारा आंकड़ा है 46 में। पहली बार है जब भारत अंडर 50 में स्थान बना पाया अपना ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। इसको जारी कौन सा करता है दोस्तों, तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा इसको जारी किया जाता है। इसको जारी करता कौन करता है, जारी कौन करता है, इसको जारी करता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, WIPO इसको शॉर्ट में बोलते हैं। अगर आपको बताएं कि 2020 में इसका केमा स्थान था, तो 2020 के अंदर इसका स्थान जो था वो था 48 रैंक था हमारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। अगर WIPO यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स अकेला आंकड़ा नहीं जारी करता, आपको विशेष रूप से बता दें इसमें कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है अकेला आंकड़ा नहीं जारी करता है। यह जारी करने के लिए अलग अलग नेशनल कॉन्फेडरेशन और असेंबली के साथ पार्टनरशिप किए हुए है। इसे हम बताने के पीछे मेरा एक ही रीजन है कि भारत के साथ किसके साथ इसका टाई अप है, भारत के साथ किसके साथ पार्टनरशिप कर ये आंकड़ा जुटाता है, भारत में कौन सा रैंकिंग है। तो भारत में जो आंकड़ा देने का काम करता है WIPO को, वो देने का काम करता है, मतलब इंडिया के अंदर जो देने का काम करता है वो देने का काम करता है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री जो है ये आंकड़ा देने का काम करता है WIPO को। और इसी से ये पता करता है कि इंडिया का स्थान जो है इनोवेशन में कितना है, वैश्विक नवाचार में केमा स्थान पर है। ठीक है, अगर बात करें कि इस बार केमा एडिशन जारी हुआ है, तो 2021 में जो है ये हमारा 14th एडिशन है जो जारी किया गया है। अगर पहले स्थान पर कौन है इसमें, इंडिया तो 46 पे है, पहला स्थान पर कौन है, तो स्विट्जरलैंड है। पहला स्थान पर स्विट्जरलैंड है। सेकंड रैंक पे कौन है इसमें, तो स्वीडन है। और थर्ड रैंक पे कौन है इसमें, तो यूनाइटेड किंगडम है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको सारा जानकारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स से मिल गया होगा। तो कौन कौन, एक बार रिव्यू ले लेते हैं इसका कि कैसे कैसे जारी होता है। तो ये हमारा जो है 46 रैंक पे है हमारा इस बार जो है इंडिया हमारा कितने रैंक पे है, तो 46 रैंक पे है। जारी कौन करता है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन इसको जारी करता है, शॉर्ट में WIPO इसको कहते हैं। 2020 में भारत का रैंक 48 था। किसके सहयोग से ये आंकड़ा जुटाता है, तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के माध्यम से ये आंकड़ा जुटाता है, शॉर्ट में CII बोलते हैं। 2021 में ये 14th एडिशन है जब यह जारी किया गया है। पहला पर स्विट्जरलैंड है, सेकंड पर स्वीडन है, थर्ड पर यूनाइटेड किंगडम है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारा फैक्ट, ये जानकारी यहाँ से मिल गया होगा। आइए चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि फरवरी एवं मार्च 2022 में कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे। तो कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे दोस्तों, तो 5 राज्य में होगा। कितने राज्य में होगा, 5 राज्य में होगा। वो 5 राज्य कौन कौन सा है, सबसे पहले फटाफट जान लेते हैं। तो 5 राज्य है उत्तर प्रदेश, UP, पंजाब और उत्तराखंड
गोवा और मणिपुर। ये हमारा 5 राज्य है जहाँ पे फरवरी और मार्च में चुनाव होंगे। अच्छा, सबसे बड़ी बात बता दें कि ये सीट सब में कितना कितना है। ये सीट हमारा कितना कितना है, तो यूपी के अंदर जो सीट है विधानसभा का वो कितना है, 403 सीट है। यूपी के अंदर कितना सीट है, 403 सीट है। पंजाब के अंदर कितना सीट है, 117 सीट विधानसभा का है। और उत्तराखंड में कितना है, 70 सीट है। गोवा में कितना सीट है, 40 सीट के लिए है। और मणिपुर में 60 सीट है। विधानसभा का सीट है जितने सीट पे ये चुनाव होंगे वहाँ पे। और आपको बता दें इसी में कि ये यूपी का जो चुनाव है वो सबसे अधिक 7 चरण में होंगे, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेता है कि कितने चरण में चुनाव हुआ है। तो यूपी जो है 7 चरण में चुनाव होना है यूपी का, बाकी सबका एक एक चरण में हो जाएगा। तो आगे इसमें बात करते हैं और कि मुख्य चुनाव अभी आयुक्त कौन है हमारा, जो ये चुनाव करवा रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है अभी हमारा, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त है हमारे अभी श्री सुशील चंद्रा। कौन है, सुशील चंद्रा। जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं हम उस टाइम पे मुख्य चुनाव आयुक्त हमारे कौन है, सुशील चंद्रा हैं। ठीक है। चुनाव आयोग आपको बताएं कि स्वायत्त एवं अर्धन्यायिक संस्थान है। चुनाव, ये क्वेश्चन पूछता है कि चुनाव आयोग कैसा संस्था है। चुनाव आयोग, आयोग क्या है, तो एक अर्धन्यायिक और स्वायत्त है। क्या है, स्वायत्त एवं अर्ध न्यायिक संस्था है। चुनाव आयोग क्या है, एक स्वायत्त और अर्ध न्यायिक संस्था है। आपको इसमें बताएं कि इस चुनाव आयोग की स्थापना कब हुआ था, तो 25 स्थापना, किसकी स्थापना, चुनाव आयोग की। किसका स्थापना, चुनाव आयोग की स्थापना कब हुआ था, तो 25 जनवरी 1950 को, 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना होता है। और चुनाव आयोग का जो होते हैं, चुनाव आयुक्त जो होते हैं, उनके कार्यकाल कितने वर्ष का होता है फ्रेंड्स, तो उनके कार्यकाल जो होता है वो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले हो जाए। ये चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त की बात है, ये मुख्य चुनाव आयुक्त, याद रखिएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त का बात है। लेकिन 6 वर्ष तो कार्यकाल सेम है, और अगर 62 वर्ष कर दिया तो ये हो गया अन्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्त। चूँकि चुनाव आयोग में जो है एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, और दोनों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 65 वर्ष का होता है और अन्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 62 वर्ष का होता है। ये दोनों में से पहले जो पूरा जाएगा वो उसका रिटायरमेंट का समय होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त का शक्तियाँ किसमें निहित है दोस्तों, तो चुनाव आयुक्त की शक्ति जो है वो 324 के 1 में वर्णित किया गया है। ऐसे चुनाव आयोग का जो है वर्णन कितना से कितना तक में है, तो 324 तो 329 चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है। चुनाव आयोग का वर्णन कहाँ से कहाँ तक किया गया है, तो 324 तो 329। एक बार फिर से फटाफट इसको देख लेते हैं हम लोग कि कितने राज्यों में चुनाव हुए, तो 5 राज्यों में चुनाव हुए। और कहाँ कहाँ चुनाव हुआ, तो यूपी में हुआ, पंजाब में हुआ, उत्तराखंड में हुआ, गोवा में, मणिपुर में। और ये हमारा सीट कहाँ है, यूपी के अंदर 403 सीट है, पंजाब में 117 सीट है, उत्तराखंड में 70 सीट है, गोवा में 40 सीट है और मणिपुर में 60 सीट है। अगर आपको बताएं इसी में हम कि इस यूपी का चुनाव कितने चरण में हुआ, तो 7 चरण में हुआ यूपी का चुनाव। मुख्य चुनाव आयुक्त अभी हमारा कौन है जिस समय वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो सुशील चंद्रा है। चुनाव आयोग की स्वायत्त एवं अर्धन्यायिक संस्था है। आपसे पूछता है कि चुनाव आयोग कैसा संस्था है, तो स्वायत्त एवं अर्धन्यायिक संस्था है। चुनाव आयोग की स्थापना कब हुआ था, तो 25 जनवरी 1950 को हुआ था। इसका कार्यकाल, चुनाव आयोग का जो आयुक्त होते हैं उनके कार्यकाल की बात कर रहे हैं हम, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष किसके लिए, मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए, और 6 वर्ष या 62 वर्ष किसके लिए, अन्य चुनाव आयुक्त के लिए। चुनाव आयोग का वर्णन कितना में है, तो 324 से 329 अनुच्छेद के अंतर्गत ये वर्णन है। और शक्ति चुनाव आयोग का जो है वो 324 के 1 में शक्ति का वर्णन है। तो उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन से आपको बहुत सारी फैक्ट जानकारी मिल गई होगी इस क्वेश्चन में। बस इतना ही, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बीता वर्ष 2021 अब तक का केमा सबसे गर्म वर्ष रहा है। तो केमा का सबसे गर्म वर्ष रहा है तो 5वां, केमा सबसे गर्म वर्ष रहा है तो ये हमारा 5वां सबसे गर्म वर्ष रहा है, बीता वर्ष 2021 है। इसके बारे में आपको कुछ डिटेल से जानकारी बताएं तो भारतीय मौसम विभाग का आकलन है। ये किसका आकलन है दोस्तों? ये जो बीता वर्ष 2021 अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहा है, ये 5वां है, ये भारतीय मौसम विभाग का आकलन है। किसका आकलन है? तो भारतीय मौसम विभाग का। किसका आकलन है? भारतीय मौसम विभाग का ये आकलन है। और आपको बता दें इसमें कि 2021 जो है वह 1921 के बाद 5वां गर्म वर्ष है। कब है? तो 1901 के बाद। हम लोग ये आंकड़ा जो एकत्रित कर रहे हैं 1901 से एकत्रित कर रहे हैं, तो 1901 के बाद यह 5वां है। 1901 के बाद केमा है? ये 5वां सबसे गर्म वर्ष है हमारा 2021, ये ध्यान रखिएगा, 1901 के बाद। लेकिन आपको बताएं कि 2021 में भारतीय मौसम विभाग का एक विज्ञप्ति जारी कर बताया गया कि 1981 से 2010 के औसत से 0.44 डिग्री सेल्सियस अधिकतम है। कब से? तो 1981 टू 2010, 1981 टू 2010 से जो हमारा जो भारतीय मौसम विभाग का जो तापमान का जो आंकड़ा रिकॉर्ड किया गया, उसमें हमारा 2021 वाला में कितना बढ़ा हुआ है? तो 0.44 डिग्री सेल्सियस जो है हमारा तापमान 2021 में बढ़ा है। कितना बढ़ा है? इतना 0.44 डिग्री सेल्सियस बढ़ा हुआ है। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि 0.44 कैसे निकालते हैं, तो इसको आधार वर्ष मानते हैं। 1981 से 2010 को जो है वो आधार वर्ष मानते हैं और इसी का औसत निकालते हैं और उसके हिसाब से वो डिसाइड कर पाते हैं। तो बता दें आपको कि इसमें और बताएं कि 1901 से हम भारत में देश भर के मौसम संबंधी रिकॉर्ड रखने की शुरुआत हुई है। आपसे पूछता है कि भारत कब से मौसम संबंधी रिकॉर्ड को रख रहा है? तो 1901 से रख रहा है भारत। कब से रख रहा है? भारत जो रिकॉर्ड रख रहा है 1901 से रख रहा है विश्व के मौसम संबंधित रिकॉर्ड। विश्व का भारत रख रहा है, विश्व का रिकॉर्ड जो है किसका रखता है? विश्व का मौसम का रिकॉर्ड रखता है। किसका? मौसम का रिकॉर्ड रखता है विश्व का, 1901 से रख रहा है। ठीक है, आपको इसमें और बता दें कि यह कैसे बताता है कि सबसे गर्म वर्ष है। तो 1981 से आपको मैंने बताया कि 1981 से लेकर 2010 तक का ये क्या करता है, तो अवधि की औसत तापमान को लेता है और उसे यह निकालता है कि सबसे गर्म वर्ष कौन सा रहा है। के बाद सर्वाधिक गर्म वर्ष हमारा 2016 को माना जाता है। अगर ये 1981 से 2010 तक का ये रिकॉर्ड लेता है तो हमारा सबसे गर्म वर्ष अब तक का कौन रहा है? फर्स्ट में सबसे गर्म वर्ष 1901 के बाद सबसे गर्म वर्ष कौन रहा? 2016 को माना है। 2016 सबसे गर्म वर्ष रहा है अब तक का। सेकंड पे बताएं तो कौन था हमारा, कौन सा वर्ष रहा है? तो 2009 सेकंड पे। ठीक है, अगर थर्ड पे बताएं तो कौन रहा है हमारा? तो थर्ड पे 2017 का वर्ष जो है गर्म वर्ष रहा है। और फोर्थ पे हमारा कौन सा वर्ष रहा है गर्म में? तो 2010 रहा है। और फिफ्थ पे हम चर्चा कर ही रहे हैं, फिफ्थ हमारा जो है कौन सा है? तो 2021 वाला है हमारा जो 5वां सबसे गर्म वर्ष है। तो ये रिकॉर्ड है हमारा दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मौसम विभाग कैसे रिकॉर्ड का आंकड़ा लेता है, कैसे क्या करता है, एक बार फिर से एक रिव्यू लेते हैं और इसको देखने का प्रयास करते हैं कि बीता वर्ष 2021 अब तक का केमा सबसे गर्म वर्ष रहा है? तो 5वां सबसे गर्म वर्ष रहा है। केमा रहा है? तो 5वां सबसे गर्म वर्ष रहा है। अगर आपको बताएं कि यह कौन सा वर्ष है? तो 2021 का वर्ष था। ये कौन जारी करता है? तो भारतीय मौसम विभाग द्वारा जारी किया जाता है। यह कब से हम रिकॉर्ड रख रहे हैं विश्व का मौसम का? तो 1901 से रख रहे हैं। यह 5वां है जब 2021 में गर्म वर्ष है। हम औसत तापमान कैसे निकालते हैं इसका? तो 1981 से लेकर 2010 तक का हम तापमान को औसत लेते हैं और यह रिकॉर्ड निकालते हैं कि कौन सा वर्ष कितना गर्म है। तो 2021 का कितना तापमान वृद्धि हुआ? तो 0.44 डिग्री सेल्सियस 2021 का बढ़ा हुआ है। और वर्षों की अपेक्षाएँ भारत जो है रिकॉर्ड रखता है विश्व मौसम का कब से? तो 1901 से रखता है। भारत विश्व रिकॉर्ड रखता है। फर्स्ट में सबसे गर्म वर्ष कौन रहा है अब तक का 1901 के 2021 तक का? तो 2016 सबसे गर्म वर्ष रहा है। दूसरा 2009 सबसे गर्म वर्ष रहा था, सेकंड स्थान पर है। थर्ड स्थान पर 2017 का था, फोर्थ पर 2010 में था और फिफ्थ हम आपको बता ही रहे हैं कि हमारा 2021 वाला वर्ष जो है 5वें स्थान पर है। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में आपको बहुत सारा फैक्ट जानकारी मिली होगी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रह्मोस मिसाइलों के निर्यात के लिए भारत किसके साथ सौदा किया है? तो ब्रह्मोस मिसाइल के निर्यात के लिए भारत किसके साथ सौदा किया है? तो
फिलीपींस के साथ किया है। किसके साथ किया है? फिलीपींस के साथ हम समझौता किए हैं। आपको बताएं इसमें कि ऐसा हम क्यों किए, तो रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। किसका क्यों किए हम लोग? तो रक्षा निर्यात में हम बढ़ावा मिले, रक्षा निर्यात में हम आत्मनिर्भर हों, इसके लिए हम फिलीपींस के साथ जो है ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात भारत के लिए किया है। ठीक है, यह पहला निर्यात है जब भारत ब्रह्मोस निर्यात का फिलीपींस के साथ किया। क्या मान कौन सा निर्यात है हमारा? पहली बार हम कर रहे हैं निर्यात। किसके साथ कर रहे हैं? तो फिलीपींस के साथ कर रहे हैं। पहली बार किसके साथ हम ब्रह्मोस मिसाइल का किए? तो फिलीपींस के साथ किए हैं। आपसे पूछेगा कि पहली बार भारत ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात किसके साथ किया? तो फिलीपींस के साथ किया है। ठीक है, और आपको बताएं कि फिलीपींस जो भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीद रहा है, इसके लिए फिलीपींस किसके साथ अनुबंध किया है? तो BAPL के साथ किया है। किसके साथ किया है? BAPL। कोई भी मतलब कि सामान हम बेचते या खरीदते हैं तो एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होता है, एक अनुबंध होता है हमारे और लेने वाले और देने वाले के बीच में। तो फिलीपींस जो किया है वो रक्षा अनुसंधान जो हमारे से खरीद रहा है, अनुबंध जो किया है वो BAPL के साथ किया है। BAPL एक संयुक्त उपक्रम है। आपको बता दें कि BAPL जो है वो क्या है? तो एक संयुक्त उपक्रम है। किसका उपक्रम है संयुक्त? ये दोनों का उपक्रम है, दो का। एक है DRDO का और एक है हमारा रूस के NPOM का है। किसका है? रूस के NPOM का है। BAPL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। अभी आपको बताएं कि DRDO का चेयरमैन कौन है? अभी DRDO का चेयरमैन कौन है? तो सतीश रेड्डी है। कौन है? सतीश रेड्डी हैं, DRDO के चेयरमैन हैं। तो एक बार फिर से इसका हम रिव्यू करते हैं और रिव्यू में देखते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल के निर्यात के लिए भारत किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो फिलीपींस के साथ किया। किसके साथ किया? फिलीपींस के साथ किया। यह पहली बार है जो हम इस रक्षा अनुसंधान का निर्यात करेंगे। किसके लिए? रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं। ये किसके साथ अनुबंध है? तो BAPL के साथ अनुबंध है। BAPL किसका दो मतलब कि संयुक्त उपक्रम है? तो एक भारत का DRDO का है और एक रूस के NPOM का है। अभी DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं? तो सतीश रेड्डी जी साहब हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपका ये डाटा समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।